अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा है जो कि सिंपल मशीन्स है। और आज हम पहली सिंपल मशीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली सिंपल मशीन को पढ़ेंगे जिसका नाम है लीवर। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लीवर की डेफिनेशन और लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, इसका प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल के ऊपर लीवर काम करता है, और साथ ही साथ लीवर की कितनी काइंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीवर की डेफिनेशन के साथ। और लीवर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ लीवर इज़ अ रिजिड बार which rotates about a fixed point called fulcrum. तो ये लीवर की डेफिनेशन है। और इसके मुताबिक लीवर क्या है, बेसिकली एक रिजिड बार है, मजबूत किस्म का बार है, सलाख है, विच रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम, जो कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है, उसको हम लोग फुलक्रम बोलते हैं। वो जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके गिर्द ये बार रोटेट करता है उसे हम लोग फुलक्रम बोलते हैं। अगर इसकी डायग्राम बनाएं तो लीवर एक रिजिड बार है, ये एक रिजिड बार है और ये रोटेट करता है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, जो कि ये वाला है, इसको हम लोग फुलक्रम बोलते हैं। ये एक रिजिड बार है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, चाहे वुड का हो, चाहे लोहे का हो, या किसी भी चीज़ का हो। एक फिक्स्ड पॉइंट बना दो और उसके गिर्द ये रोटेट करे, तो ये जो मशीन होती है, ये जो सिंपल मशीन है, इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। अब इसका काम क्या है और ये कैसे काम करती है, या फिर इससे हम लोग क्या फ़ायदा लेते हैं। तो एक साइड पे इसके हम लोग एफ़र्ट अप्लाई करते हैं, पी, एफ़र्ट को बोलते हैं पी। तो एक साइड के ऊपर हम लोग एफ़र्ट अप्लाई करते हैं और दूसरे साइड के ऊपर कोई लोड जो हमें लिफ्ट करना हो वो खुद ब खुद लिफ्ट हो जाता है या फिर रेज़ हो जाता है। तो इसका काम यही होता है कि चीज़ों को लिफ्ट करना या फिर उठाना, कि एक पॉइंट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं और दूसरे पॉइंट से जो है वो चीज़ लिफ्ट हो जाए। और इस वाली फोर्स को जो है वो हम लोग लोड बोलते हैं, जिसको W से डिनोट करते हैं, जो कि मशीन लगाती है, जो कि हमने पिछले ही लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो मशीन फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लिफ्ट करने के लिए उनको, उसे हम लोग लोड बोलते हैं। तो एक साइड से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, दूसरी साइड से जो है वो लोड खुद ब खुद लिफ्ट हो जाता है। ये सिंपल सी मशीन है लीवर। अब इसके मैकेनिकल एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज स्टार्ट करने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसको देख के हमें जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो सारा समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लीवर है, ये इसका फुलक्रम है और ये पूरी मशीन जो है वो एक लीवर है। अब हमने क्या किया कि दोनों साइडों पे सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा दी, यहाँ पे P और यहाँ पे जो है वो W, सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों फोर्सेस लगाई। मतलब ये कि यहाँ पे एक वेट हमने लगा दिया और यहाँ पे भी एक वेट लगा दिया, फिर फोर्स लगा दी, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। अब इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ये भी नीचे की तरफ लग रही है, ये भी नीचे की तरफ लग रही है। और इसको हमने P बोल दिया, जो कि एफर्ट होती है हमारी, और इसको जो है वो W बोल दिया, जो कि लोड होता है, जो मशीन की तरफ से होता है। अब हम इस लीवर के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस पॉइंट के ऊपर एफर्ट P लग रही है, इसको हमने पॉइंट A का नाम दे दिया, ये पॉइंट A है। जिस पॉइंट के ऊपर फुलक्रम लगा हुआ है, ये जिस पॉइंट के ऊपर फुलक्रम अटैच्ड है, इसको हमने पॉइंट B का नाम दे दिया। और आखिरी पॉइंट जहाँ पे लोड लग रहा है मशीन की तरफ से, उसको हमने C का नाम दे दिया। और इसकी डायरेक्शन क्यों नीचे की तरफ बनाई है,
या फिर इन दोनों को सेम डायरेक्शन में क्यों बनाया? मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए। होता तो वैसे ये है कि हम यूँ फोर्स लगाते हैं और लोड ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इस केस के अंदर ये कंसिडर करो कि जो ये दोनों चीज़ें इनकी डायरेक्शन सेम है। मतलब यहाँ पे भी हमने कोई चीज़ लटका दी या वेट लटका दिया, और यहाँ पे भी वेट, सेम वेट का जो है वो सेम मैग्नीट्यूड का वेट लटका दिया, तो दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की सेम है। अच्छा ये जो था ये फुलक्रम था, ये फुलक्रम था। अब मैकेनिकल एडवांटेज का जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमें क्या बताता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between effort and fulcrum is effort arm. और इस पहले पॉइंट को समझने के लिए हमने जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, या उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा। और उस चैप्टर के अंदर हमने जब टॉर्क पढ़ा था तो हमने ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी कि टॉर्क जो होता है वो फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। और जो मोमेंट आर्म था वहाँ पे हमने बोला था कि जो जहाँ से फोर्स लग रही होती है, या जिस लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स लग रही होती है, वहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग मोमेंट आर्म बोलते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर जब हम लोग टॉर्क को पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम लोग मोमेंट आर्म बोलते हैं, टॉर्क वाले टॉपिक के अंदर। तो अब अगर इस पहले पॉइंट को देखें तो ये भी कुछ उसी तरह की बात बता रहे हैं हमें कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट। अब चूँकि ये जो एफर्ट थी ये भी एक फ़ोर्स है, तो इसका भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यही लाइन ऑफ एक्शन होगा जिसके ऊपर ये अप्लाई हो रही है। अब चूँकि ये फोर्स है तो बोल लेंगे कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फुलक्रम इज़ एफर्ट आर्म। हमें पता है कि ये जो फुलक्रम है ये इस बार का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इसके गिर जो है ये पूरा बार रोटेट कर रहा है। तो अब इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, एफर्ट की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये फुलक्रम है, और यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसे इन लोगों ने ऊपर बोला हुआ है कि ये एफर्ट आर्म है। ये एफर्ट आर्म है जिसका डिस्टेंस जो है वो ए से लेकर बी तक है, यानी कि जो डिस्टेंस ए और बी है ये हमारे पास एफर्ट आर्म है। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो एफर्ट आर्म है। और दूसरे पॉइंट के अंदर भी हमें यही बात बताई हुई है कि सिमिलरली the perpendicular distance between load and fulcrum is called load arm। और ये हमारी डायग्राम थी। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के अंदर भी इन्होंने वही बात की हुई है जो कि पहले पॉइंट के अंदर की भी थी कि एफर्ट से लेकर फुलक्रम तक का जो डिस्टेंस है वो एफर्ट आर्म है, और इसी तरह लोड से लेकर फुलक्रम तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लोड आर्म बोलेंगे, क्योंकि ये भी एक फोर्स है। और इस फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हम लोग लोड आर्म बोलेंगे, लोड आर्म। और लोड आर्म का जो डिस्टेंस है वो बी सी के इक्वल होगा।
बी से लेकर सी तक का जितना डिस्टेंस होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास लोड आर्म कहलाएगा, लोड आर्म। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म is called torque। ये वाला पॉइंट है तीसरा, ये भी हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था कि टॉर्क जो होता है वो फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। मतलब ये कि जब हम फोर्स को और मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो टॉर्क कहलाती है। टॉर्क का फार्मूला जो कि आप अगर याद करें तो टॉर्क जो था वो इक्वल था F इंटू डी के, यानी कि टॉर्क जो था वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था। वही बात इन्होंने यहाँ पे हमें याद कराई है कि टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि आखिरी पॉइंट है इस मैकेनिकल एडवांटेज का। फिर हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकेंगे। और आखिरी पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि if the lever is in equilibrium, then the two torques acting on it must बी इक्वल। अब ये जो चौथा पार्ट है ये भी हमें चैप्टर नंबर 6 के एक टॉपिक की याद दिला रहा है जो कि था इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, यानी कि जब रेस्ट के अंदर या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होती है, तो उसके ऊपर जो दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, 2 कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन कि फोर्सेस जितनी भी लग रही है उनका सम 0 के इक्वल आना चाहिए, और जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं उनका सम भी 0 के इक्वल आना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन थी। तो उन्होंने सेकंड कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पे याद दिलाई है कि फ़र्ज़ करो कि अगर ये वाला लीवर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, और हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है क्योंकि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एक ही है। तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, यानी कि रेस्ट के अंदर होगा। और अगर ये रेस्ट के अंदर है तो इस एफर्ट से जितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और लोड से जितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये जो है वो रेस्ट के अंदर होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो जो लीवर है वो इस तरफ आ जाएगा, ये जो बार है वो इस तरफ आ जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो वो इस तरफ चला जाएगा। लेकिन हमने शुरू में ये बात कर ली थी कि लोड और एफर्ट जो है ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। और अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसकी वजह से जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल होने चाहिए। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द लीवर इज़ इन इक्विलिब्रियम, कि अगर ये जो लीवर है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तो जो इसके ऊपर 2 टॉर्क्स लग रहे हैं, जो एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, और ये सारा मैं रिमूव करने लगा हूँ। तो आखिरी पॉइंट के मुताबिक, जो कि आखिरी पॉइंट हमें बता रहा था कि जो 2 टॉर्क्स हैं लगने वाले हैं इन दोनों के, ये 0 के इक्वल होने चाहिए। तो उसके मुताबिक टॉर्क ऑफ P, यानी कि जो इस फोर्स का टॉर्क है, ये इक्वल होना चाहिए टॉर्क ऑफ W। टॉर्क ऑफ एफर्ट मस्ट बी इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ लोड। ये हमें आखिरी पॉइंट, जो चौथा पॉइंट था मैकेनिकल एडवांटेज का, वो हमें ये बता रहा था कि टॉर्क ऑफ एफर्ट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ वेट।
अब अगर हम इसकी वैल्यू लिखें नीचे, इसकी वैल्यू लिखें अगर नीचे उस फॉर्मूले को देख के कि टॉर्क जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म के इक्वल होता है, तो इस वाली फोर्स का मोमेंट या फिर टॉर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स जो कि यहाँ पे P है, हमें पता है कि एफर्ट जो होती है वो हमारे पास फोर्स होती है, तो पहले फोर्स फिर मल्टीप्लाई बाय D यानी कि मोमेंट आर्म, और यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है वो ये एफर्ट आर्म है। इसका मतलब P मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू, और इस तरफ जो हमारे पास फोर्स है वो W है, और ये मल्टीप्लाई होगी लोड आर्म से, लोड आर्म से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ से लेकर एफर्ट आर्म क्या है? बेसिकली ये एफर्ट आर्म का डिस्टेंस क्या है? A टू B। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म को हम लोग रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस AB से। डिस्टेंस AB जितना भी होगा, A से लेकर B तक का जितना भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे रखेंगे, और इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाय B इंटू C। यहाँ से लेकर यहाँ तक थी लोड आर्म जो कि हमने यहाँ पे बताई कि W मल्टीप्लाई बाय B इंटू C। अब क्या करेंगे हम कि ये जो P है ये इज इक्वल टू किस तरफ है, और पूरी इक्वेशन से ये पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा और इस साइड पे जाएगा तो इस पूरी एक्सप्रेशन से जो है डिवाइड हो जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाय BC और अपॉन में आ गया P, अपॉन में आ गया P। और अब ये जो BC है ये इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आके पूरी लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ABC डिवाइड हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू W और अपॉन में P, W और अपॉन में P। अब अगर आपको याद हो तो W अपॉन P हमने क्या पढ़ा था कि W अपॉन P जो होता है ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है। पिछले ही लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है वो है W अपॉन P। तो यहाँ पे हम लोग वो याद दिला रहे हैं रेफरेंस दी के कि वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एनी मशीन इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट W अपॉन P। तो यहाँ पे ये जो W अपॉन P है इसकी जगह पे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो बेसिकली इक्वल आया है AB और अपॉन BC के। ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज है लीवर का कि एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, कि जितना भी एफर्ट आर्म का डिस्टेंस है उसको डिवाइड करो लोड आर्म के डिस्टेंस से, तो हमारे पास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज आ सकता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म और डिवाइडेड बाय लोड आर्म, क्योंकि AB जो था वो हमें पता है एफर्ट आर्म था और BC जो था वो लोड आर्म था। अब ये जो मैकेनिकल एडवांटेज आया है लीवर का, ये हमें क्या बता रहा है कि एफर्ट आर्म चूँकि इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर है और लोड आर्म जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज का लोड आर्म के साथ इन्वर्स रिलेशन है और मैकेनिकल एडवांटेज का एफर्ट आर्म के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि ये आमने सामने आए हुए हैं तो इसका मतलब एफर्ट आर्म का मैकेनिकल एडवांटेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और ये डिवाइड में आया हुआ है तो मैकेनिकल एडवांटेज का लोड आर्म के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब ये कि मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा जब आपकी एफर्ट आर्म ज़्यादा होगी। एफर्ट आर्म यानी कि ये वाली आर्म जो है आपकी जितनी ज़्यादा होगी आपके पास उतना ही ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। लीवर उतना ज़्यादा आपको जो है वो वेट लिफ्ट करके देगा, मतलब आसानी से, आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी और जो लोड है वो आसानी से लिफ्ट हो जाएगा, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लीवर का ज़्यादा हो जाएगा। और अगर लोड आर्म कम होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। लोड आर्म अगर ज़्यादा होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कम होगा, इन्वर्स रिलेशन। तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफर्ट आर्म से,
और मैकेनिकल एडवांटेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोड आर्म से। जितना ज़्यादा एफर्ट आर्म उतना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज, जितनी कम एफर्ट आर्म उतना कम मैकेनिकल एडवांटेज। और जितना कम हमारे पास लोड आर्म होगी, ये वाली जो आर्म है जितनी ज़्यादा कम होगी मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा आएगा, और ये वाली आर्म जितनी ज़्यादा होगी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो उतना ज़्यादा कम आएगा। अब बढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ, लीवर के प्रिंसिपल की तरफ, क्योंकि हर मशीन जो है वो किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती है। तो इस लीवर का भी एक प्रिंसिपल है, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ और उसको स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीवर हमें क्या बताता है या इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर, द प्रिंसिपल ऑफ लीवर कैन बी डिफाइंड एज ये इसकी डेफिनेशन है कि द मोमेंट ऑफ एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लोड in every kind। लिवर की कोई सी भी काइंड हो, आगे हम लोग इसकी काइंड्स भी पढ़ेंगे, 3 काइंड्स ऑफ जो है वो लिवर होते हैं। तो किसी भी काइंड ऑफ लिवर के अंदर जो मोमेंट ऑफ एफर्ट है वो हमेशा इक्वल होगा मोमेंट ऑफ लोड के। ये इसका प्रिंसिपल है कि किसी भी काइंड के अंदर या किसी भी लिवर के अंदर जो मोमेंट ऑफ एफर्ट होता है वो मोमेंट ऑफ लोड के इक्वल होता है। मोमेंट का लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, चूँकि हमने पढ़ा था कि टॉर्क का जो दूसरा नाम है वो मोमेंट भी है। तो मोमेंट ऑफ एफर्ट यानी कि एफर्ट से जितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा इक्वल होगा मोमेंट ऑफ लोड के। इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ एफर्ट यानी कि P इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ लोड। और मोमेंट ऑफ एफर्ट जो है हमें पता है, हमने मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर ही निकाला कि मोमेंट ऑफ एफर्ट जो होता है वो होता है P मल्टीप्लाई बाय AB, और जो मोमेंट ऑफ लोड होता है वो हमने पढ़ा कि वो होता है W मल्टीप्लाई बाय BC। ये लीवर का प्रिंसिपल है। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर लीवर काम करता है कि जितना हम लोग टॉर्क यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जितना मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एफर्ट से, यानी कि इस एफर्ट से यहाँ तक जितना टॉर्क हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं P, और फॉर एग्जांपल इनका डिस्टेंस जो है AB, वो हमेशा हमेशा इक्वल होगा लोड से जितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे ये लोड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है BC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीवर। अब आखिरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है काइंड्स ऑफ लीवर। तो काइंड्स ऑफ लीवर जो है वो हमारे पास 3 किस्म की हैं। 3 काइंड्स ऑफ लीवर जो हैं वो पाए जाते हैं, और उनमें से पहली जो टाइप है उसको फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर बोलते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, और इसके अंदर क्या होता है कि इन फर्स्ट काइंड fulcrum lies between effort and load। और इसकी अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह का होगा, जिस तरह का हमने पढ़ा है, जिस तरह का हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था या फिर देखते आ रहे हैं कि फुलक्रम जो होगा या जो फिक्स पॉइंट होगा वो दरमियान में होगा, और एक साइड पे जो है वो P होगी और दूसरी साइड पे लोड होगा। एक साइड पे क्या बोलते हैं एफर्ट होगी, एक साइड पे लोड होगा, और दरमियान में जो होगा वो फुलक्रम होगा। और इसकी एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो है वो इसकी हमारे पास कॉमन बैलेंस है। दूसरी एग्जांपल जो है वो
अ पेयर ऑफ सीजर है। और तीसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास सी सॉ है। और ये तीनों की तीनों एग्जांपल जो हैं वो हम लोगों ने डेली लाइफ के अंदर देखी हुई हैं और अक्सर देखते आ रहे हैं। कॉमन बैलेंस तराजू को बोलते हैं। जब भी सब्ज़ी लेने जाते हैं, कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं, तो हम तराजू देखते हैं और वो बिल्कुल इसी तरह का बना होता है कि सेंटर के अंदर उनका फिक्स सपोर्ट होता है। एक साइड के ऊपर वो पत्थर या फिर वेट जो है वो डालते हैं और दूसरी साइड से जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होता है। ये कॉमन बैलेंस पहली एग्जांपल है हमारी लीवर की टाइप की। इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल है वो पेयर ऑफ सीज़र है, कैंची। कैंची के भी दरमियान के अंदर जो है वो उसका फिक्स सपोर्ट होता है। एक साइड से हम लोग एफर्ट लगाते हैं और दूसरी साइड से जो है वो वर्क हो रहा होता है या फिर काम हो रहा होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है पहली काइंड ऑफ लीवर की। आखिरी एग्जांपल जो है वो सी सॉ, झूले की है, जो कि बच्चे खाते हैं। अक्सर हम लोगों ने पार्क्स वगैरह के अंदर देखा है कि एक साइड के ऊपर एक बंदा बैठा है, दूसरी साइड के ऊपर दूसरा बंदा बैठा है और वो यूं जो है वो स्विंग कर रहे होते हैं या फिर झूले खा रहे होते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल जो थी ये फर्स्ट काइंड की थी। अब चलते हैं दूसरी टाइप के ऊपर, जिसको हम लोग सेकंड काइंड ऑफ लीवर भी बोलते हैं। सेकंड काइंड ऑफ लीवर, और सेकंड काइंड ऑफ लीवर के अंदर क्या होता है कि जो वेट होता है यानी कि ये जो लोड होता है, लोड लाइज बिटवीन एफर्ट एंड फुलक्रम। लोड W जो होता है वो लाई करता है बिटवीन एफर्ट एंड फुलक्रम। अब सेकंड काइंड के अंदर क्या होगा कि जो लोड होगा ये दरमियान में आ जाएगा यहाँ पे, और जो हमारा फुलक्रम होगा या जो फिक्स पॉइंट होगा, फुलक्रम बेसिकली फिक्स पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से वो चीज़ जुड़ी हुई होती है। फुलक्रम जो होगा वो एंड में आ जाएगा। ये सेकंड काइंड ऑफ लीवर है। और इसकी एग्जांपल्स जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर कौन कौन सी हैं? 3 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो है वो इसकी हमारे पास नट कटर है, नट क्रैकर है। और दूसरी एग्जांपल जो है वो एक पंचिंग मशीन है। और तीसरी एग्जांपल जो है वो डोर है, दरवाज़ा। और ये तीनों एग्जांपल्स भी जो हैं वो हमने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखी हुई हैं कि नट क्रैकर क्या होता है, बीच में नट रखते हैं, अखरोट वगैरह ये कोई भी नट, और यहाँ से हम लोग पंच करते हैं, यहाँ से हम लोग पंच करते हैं या फिर फोर्स अप्लाई करते हैं, बीच में लोड होता है और सबसे एंड में जो है वो चीज़ जुड़ी हुई होती है। फुलक्रम जो होता है या फिर उसका जो फिक्स पॉइंट होता है वो सबसे एंड में होता है। यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर एफर्ट अप्लाई करते हैं और दरमियान में जो होती है वो हमारे पास लोड पड़ा होता है, वो उसको क्रैक कर देता है। इसी तरह पंचिंग मशीन है जो कि पेजेस के अंदर पंच करने के लिए या होल करने के लिए जो वो काम आती हैं, स्कूलों के अंदर पड़ी होती हैं या ऑफिस वगैरह के अंदर होती हैं। उसके अंदर भी जो सबसे आखिरी वाला एंड होता है उसका वो जुड़ा हुआ होता है, और सबसे दूसरे आखिरी एंड से जो हम लोग एफर्ट अप्लाई करते हैं और बीच में जो होता है वो पेज रखते हैं हम लोग जिसके अंदर हमने होल करना होता है। तो पंचिंग मशीन में जो है वो दूसरी काइंड ऑफ लीवर है। तीसरा सबसे जो कॉमन हमारी पास काइंड है लीवर की वो डोर है, दरवाज़ा। दरवाज़ा सबसे एंड से जो है वो जुड़ा हुआ होता है, सबसे एंड से जो है वो जुड़ा हुआ होता है यहाँ से कब्ज़ों से, और ये कहलाएंगे उसके फुलक्रम, वो फिक्स पॉइंट जिसके गिर जो है वो पूरी चीज़ रोटेट करेगी, फुलक्रम। और हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर एफर्ट अप्लाई करते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर करते हैं, यूँ पकड़ के खोलते हैं। एफर्ट जो होती है वो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और जो इसका पूरे का पूरा लोड होता है वो दरमियान के अंदर होता है, यहाँ पे W होता है। तो यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे W, और यहाँ पे जो है वो फुलक्रम। तो ये भी जो है वो हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लीवर की एग्जांपल थी। अब बढ़ते हैं तीसरी और आखिरी काइंड ऑफ लीवर के ऊपर। और तीसरी काइंड ऑफ लीवर क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो भी देखेंगे।
तीसरी काइंड ऑफ लिवर के अंदर क्या होता है कि जो एफर्ट होती है वो दरमियान में आ जाती है। एफर्ट P लाइज बिटवीन लोड एंड फुलक्रम। थर्ड काइंड है ये। और थर्ड काइंड के अंदर हमारे पास जो एफर्ट होती है यानी कि P वो दरमियान में आ जाती है, और जो लोड होता है वो एक एंड के ऊपर चला जाता है या आखिरी एंड के ऊपर चला जाता है, और सबसे दूसरे एंड के ऊपर जो है वो फुलक्रम होता है। मतलब दो एंड्स के ऊपर वेट और फुलक्रम, और दरमियान में जो है वो लोड। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो पेयर ऑफ फोर्सेप है, फोर्सेप्स, अ ह्यूमन आर्म, और सबसे आखिरी फायर टंग। ये तीनों एग्जांपल्स भी जो हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और हमने देखी हुई हैं। अ पेयर ऑफ फोर्सेप जो है वो ब्यूटी पार्लर्स के अंदर या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि एक साइड से यहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग फुलक्रम बोल देते हैं। हम लोग जो एफ़र्ट अप्लाई करते हैं वो बीच में अप्लाई करते हैं P, और आगे से जो उसका काम होता है पकड़ने का या कुछ भी वो यहाँ से जो है वो मैं काम करके दे रही होती है। ये फिर लोड जो है वो यहाँ पे आ रहा होता है, इसका W यहाँ पे आ रहा होता है। डॉक्टर्स वगैरह या फिर घरों के अंदर भी या फिर ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो है वो ये फोर्सेप जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारी जो आर्म है, ह्यूमन आर्म जो है, ये भी लिवर की एग्जांपल है थर्ड काइंड की। कि हमारी आर्म के अंदर क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास फुलक्रम है, इस साइड से जो है वो अटैच है, और यहाँ पे हम लोग लोड रखते हैं, इस जगह से हम लोग लोड उठाते हैं, ये फुलक्रम है। और जो हमारी एफ़र्ट आ रही होती है सारी वो दरमियान में आ रही होती है, दरमियान में हमारी एफ़र्ट आ रही होती है, यहाँ से हम लोग लोड उठाते हैं, और ये फुलक्रम है, ये बना हुआ है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो ये फुलक्रम है, मेरी जो ये जोड़ है ये फुलक्रम है। P यानी कि एफ़र्ट जो है वो यहाँ पे आएगी अगर मैं लोड को ये उठाऊँगा, और जो W लोड है वो हमारा आखिरी वाले पॉइंट के ऊपर या फिर जिस हाथ से हम लोग ये उठा रहे होते हैं उधर आता है। इसी तरह आखिरी जो एग्जांपल है वो फायर टंग की है। फायर टंग हमारे घरों में इस्तेमाल होता है रोटियों को पलटने के लिए, या फिर जब हम कोयले वगैरह जला रहे होते हैं पार्टीज़ के अंदर, तो उसके अंदर भी कोयलों को इधर उधर करने के लिए वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वो भी उसकी भी शेप कुछ इस तरह की होती है कि आखिरी एंड से जो है वो अटैच होता है, हम लोग एफ़र्ट बीच में लगाते हैं, और सबसे आखिरी एंड पे जो है वो हमें काम करके दे रहा होता है या फिर लोड वहाँ पे आ रहा होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने लिवर को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, लिवर की डेफिनेशन, इसका मैकेनिकल एडवांटेज और इसका प्रिंसिपल, और सबसे आखिर में इसकी काइंड्स, इन सबको डिस्कस किया। अब इस चैप्टर की 2 या 3 और मशीन्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, या उसके ऊपर वीडियोस जो हैं वो अपलोड होंगी। फिर हम अपने चैप्टर नंबर 10 के ऊपर स्विच करेंगे और चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, और आगे की कुछ वीडियोस जो हैं वो इसी मेथड से आएंगी, क्योंकि पिछला जो मेथड था उसके अंदर स्लाइड्स वगैरह बनाने के अंदर, उसकी एडिटिंग के अंदर और डाटा जमा करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था। और अभी जो है फ़िलहाल हम लोग खुद एग्ज़ाम्स के दौर से जो है वो गुज़र रहे हैं। हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो कि 11 नवंबर 2020 को ख़त्म होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर यही वाला मेथड सही रहा तो इसी मेथड से जो है वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पुराने वाले मेथड पे स्विच कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।